अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 18 के रिव्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपने पूरी बुक के रिव्यू क्वेश्चन अच्छे तरीके से जो है वो कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपने चैप्टर में पढ़े होते हैं। बस आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर नहीं पता चल रहा होता कि आपका क्वेश्चन क्या है और आपने इसमें आंसर लिखना क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियड। और आपको पेपर पे पता होना चाहिए कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह जो है वो प्रेजेंट करना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus is called atomic number. It is represented by z equal to a minus n. Atomic mass, the number of nucleons, proton plus neutrons in the nucleus is called atomic mass. It is represented by कैपिटल ए इक्वल टू जेड प्लस एन। देखिए हमने क्या किया, डिफरेंस अगर दोनों में भी आ जाता है तो आप इसी तरह उसको जो है वो लिखोगे, साथ में आप रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, साथ में आप फार्मूला लिख दोगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा सा जो होगा और एग्जामिनर जो है आपको पूरे नंबर देगा। इसी तरह देखो, जो छोटी सी उसने एक और एक्स्ट्रा चीज़ पूछी हुई है कि सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने न्यूक्लियाइड की बतानी है, तो एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। देखें ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी, बस आप अगर एक दफ़ा रिव्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो उससे आपको आंसर सही तरीके से जो है वो लिखना आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18.2, what do you mean by the term radioactivity? Why are some elements radioactive but some are नोट। अब देखो उसने कहा है कि रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, खुद ब खुद कुछ सब्सटेंसेस से रेडिएशंस का जो निकलना है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 से लेकर 82 तक होता है और उनमें से रेडिएशंस नहीं निकलती, लेकिन जब हम उनको किसी अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स वगैरह के साथ उनकी बम्बारमेंट करवाते हैं तो वो भी अनस्टेबल में बदल जाते हैं। और अनस्टेबल ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से क्या हैं जो है वो रेडिएशंस जो है वो मिट होती रहती हैं नेचुरली और उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ग्रेटर होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, दी 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस आर यूजली emitted by radioactive substance. These are alpha particles, beta particles and gamma rays. फिर उसके बाद the elements which emit radiations naturally are called radioactive elements. These elements have atomic number greater than 82. The elements which do not emit radiations naturally are called non-radioactive elements. These elements have atomic number greater than 1 to 82. Sorry, these elements have atomic number 1 to 82. उसने यही पूछा था कि क्यों होते हैं, हमने साथ ही बता दिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और कुछ एलिमेंट जो हैं वो रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं और कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं। How can, question number 18.3, how can we make radioactive elements artificially? डिस्क्राइब विद सूटेबल एग्जाम्पल। देखो वो कह रहा है कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो मसनूई तरीके से जो है वो कैसे बना सकते हैं, आप इसकी कोई एक एग्ज़ाम्पल दें। अगर तो शॉर्ट हो तो एक ही एग्ज़ाम्पल काफ़ी है, लेकिन ये लॉन्ग में भी आया हुआ है, अगर लॉन्ग आ जाएगा तो फिर आप इन्हें 2 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो इसके साथ लिखते नहीं हैं। आंसर, द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स can also be changed into radioactive elements by bombarding them with protons, neutrons or alpha particles. Such artificially produced radioactive elements are called radioactive isotopes, and this process is also called आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि वो यहाँ से आपसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी जो है वो पूछ सकता है। एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास। पहली एग्ज़ाम्पल है, हमने
जो है स्टेबल जो है वो सोडियम जो है वो न्यूक्लियाइड लिया है, इसके साथ एक न्यूट्रॉन को क्या किया है जो है हमने बम्बार्ड करवाया है, तो ये किस में बदल गया है, ये जो है अनस्टेबल सोडियम में बदल गया है। सोडियम रेडियो आइसोटॉप्स, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अनस्टेबल जो है वो सोडियम है, ये स्टेबल सोडियम है। न्यूट्रॉन ने इसके साथ बम्बारमेंट की, तो अब ये क्या हो गया, इसमें से रेडिएशन से जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगी और साथ में गामा रेज आ गई। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है आपके पास, हमारे पास जो है स्टेबल जो है वो एलुमिनियम है, हमने इसके साथ क्या किया है, अल्फ़ा पार्टिकल की जो है वो बम्बारमेंट करवाई है, यानी टकराया इसको, और ये फास्फोरस जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स बन गया है, या अनस्टेबल फास्फोरस में क्या हो गया है, चेंज हो गया है, और प्लस जो है इसमें से जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या हुआ है, एमिट हुआ है। Question number 18.4. What are the three basic radioactive decay processes and how do they differ from each other? यानी कि उन्होंने डिके पूछा हुआ है कि कौन से होते हैं थ्री, और ये किस तरह एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ हैं। द थ्री बेसिक रेडियो एक्टिव डिकेज आर अल्फ़ा बीटा डिके एंड गामा डिके है। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डिके आ जाएगा। इन अल्फ़ा डिके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड रिड्यूसेस बाय 2 एंड इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर ए डिक्रीज्ड बाय 4। आपको पहले ही आप चैप्टर में पढ़ चुके हो, अल्फ़ा डिके में क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि उसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाता है, 4 टाइम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह इसकी साथ में क्या आ जाएगी, जनरल इक्वेशन आ जाएगी और एग्जांपल आ जाएगी। तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या आ रही है, वही हमने एक्स क्या है, एक एटम ले लिया है या न्यूक्लियाइड ले लिया है, ए जेड आ जाएगा, ये पेरेंट न्यूक्लियाइड के तौर पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें हमने एटॉमिक मास में हमने क्या किया है, 4 जो है वो उसको क्या किया है, डिक्रीज़ कर दिया है, और एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज़ कर दिया है। और ये पेरेंट था यानी एक्स था, और वाई में चेंज हो गया, डॉटर में चेंज हो गया, प्लस क्या है, हम अल्फ़ा डिके करवा रहे हैं, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बीच में से एमिट हो गया, और प्लस इसमें से एनर्जी जो है वो क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल में क्या है आपके पास, रेडियम है, रेडियम 22688 है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, 222 में रेडॉन में जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो इसका जो एटॉमिक मास नंबर था उसमें 4 जो है वो हम रिड्यूस कर देंगे, और एटॉमिक नंबर में हम क्या कर देंगे, 2 जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे। और प्लस हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल, और अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम जो है वो न्यूक्लियाई है, ठीक है। यहाँ से आपके पास HE आप जो है वो लगा सकते हो, 4 और 2 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह उसके बाद बीटा पार्टिकल आ गया। अब बीटा डिके जो है, इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज्ड बाय 1 बट इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स अनचेंज। देखें आप बीटा डिके में क्या होता है कि उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, और उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 1 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह इसकी भी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। जनरल इक्वेशन वही पेरेंट न्यूक्लियाइड हम ले लेंगे X, A और Z, ठीक है, और फिर इसका जो है डॉटर न्यूक्लियाइड बन जाएगा Y, और A में हमने कोई चेंज नहीं करना, और Z में क्या कर देना है, 1 को जो है वो इंक्रीज़ कर देना है। प्लस आपके पास जो है वो बीटा पार्टिकल्स, यानी कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एमिट हो गया, और प्लस एनर्जी जो है वो एमिट हो गई। एग्जांपल क्या आ जाएगी, कार्बन है, कार्बन 14 है, ठीक है। कार्बन किस में, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को या बीटा पार्टिकल को जो है वो एमिट करेगी तो वो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और प्लस क्या है, एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है। गैमा डिके है, गैमा डिके, इन गैमा डिके देयर इज़ नो चेंज इन इट्स प्रोटॉन नंबर and mass number or nuclear number. Gamma rays are usually emitted along with either an alpha or beta particles. उसके बाद इसकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। जनरल इक्वेशन वही पेरेंट न्यूक्लियाइड आ जाएगा, A X
AZ और ये स्टेरिक है इसमें, और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये अभी बिल्कुल सेकंड के किसी भी जो है हिस्से में क्या हो जाएगा, ये जो है दूसरे एलिमेंट में यानी कि डॉटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि गैमा रेज जो होती हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस गैमा रेज एमिट हो गई और प्लस एनर्जी जो है वो निकल गई। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाएगी, कोबाल्ट 60/27 है, कोबाल्ट ही रहेगी, गैमा रेज निकल जाएंगी और एनर्जी निकल जाएगी। और उसके बाद डिफरेंस है अलग से भी, वो 2 नंबर का शॉर्ट वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके में जो है वो डिफरेंस जो है वो बताएं कि क्या होता है। इन अल्फ़ा डिके इट्स मास नंबर A डिक्रीज्ड बाय 4 एंड प्रोटॉन नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। इन beta decay its mass number A has no change and proton number Z increased by 1. Gamma decay there is no change in its mass number A and its proton number Z। ठीक है, देखें आप इस तरह डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए जो है वो आप डिफरेंस लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी लर्न होंगे, आपने चैप्टर में किए होंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को इसको जो है वो लिखने का तरीका बता रही हूँ कि जब आपने पेपर पे जो है वो इसको लिखना है तो किस तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18.5 राइट द अल्फा डिके प्रोसेस फॉर, ठीक है, PA ये प्रोटेक्टेनियम है 23491 आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डिके। देखें ये अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ इतना आसान और इजी है, और ये जो है आप आसानी से जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आंसर अल्फ़ा प्रोसेस हम इसके लिए जो है PA 23491 इज़ एज, देखिए P हमने इसमें प्रोटेक्टेनियम ले लिया, प्रोटेक्टेनियम जो है वो एक्टिनियम में जो है वो चेंज हो गया है 23089, और प्लस क्या है अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, अमिट हो गया। आपको पता है कि इसमें 4 हमने क्या कर देना था, इसके एटॉमिक मास में जो है वो 4 टाइम जो था उसको डिक्रीज़ कर देना था, और एटॉमिक जो नंबर था उसको 2 टाइम जो है वो क्या कर देना था, डिक्रीज़ कर देना था। और इन दिस प्रोसेस प्रोटेक्टेनियम एक्ट एज आ पेरेंट न्यूक्लियाई एंड एक्टिनियम एक्ट एज आ डॉटर न्यूक्लियाई। देखिए हमने इतना सा ही बताना था और आपको जो है वो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 18 पॉइंट जो है वो 6 है। एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपसे देखिए उसने पूछा है कि क्या एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर डिके के दौरान एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है। हमें पता है अल्फ़ा डिके में भी इंक्रीज़ हो रहा है और अल्फ़ा डिके में डिक्रीज़ हो रहा है, और बीटा डिके में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। या वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि क्या किसी भी न्यूक्लियर डिके के दौरान जो है वो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज, न्यूक्लियर नंबर में जो है वो कोई चेंज आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको आंसर लिख दिया है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज ड्यूरिंग अल्फ़ा डिके बाय 2 टाइम बट इट इज़ इंक्रीज्ड 1 टाइम ड्यूरिंग बीटा डिके। ड्यूरिंग गैमा डिके, ठीक है, एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम। और साथ में एग्जांपल्स जो हैं वो आपने बता देनी है कि आपके पास वही है, रेडियम है, रेडियम किस में चेंज हो रही है, रेडॉन में चेंज हो रही है, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, लेड है, लेड जो है वो बिस्मथ में चेंज हो रही है और उसमें से जो है वो बीटा डिके हो रहा है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। इसी तरह एक एग्जाम्पल जो है वो आपने गैमा जो है, गैमा डिके की भी दे देनी है कि ये गैमा जो था वो आपको पता है पेरेंट है, डॉटर आ जाएगा आपके पास, उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, और प्लस जो है गैमा रेज जो है वो मिट हो जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ वो आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर आप सिर्फ बीटा डिके बता सकते हो कि इन बीटा डिके जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और साथ में आप जो है अपनी बुक वाली एग्जांपल भी लिख सकते हो, वरना ये सेकंड वाली एग्जांपल जो है वो लिख सकते हो। फिर आपको ज़्यादा अपने आंसर को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है।
Question number 18.7. What do you understand by half-life of radioactive element? The time. Answer: the time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called half-life of sample of the radioactive element. Different radioactive elements have different half-life time. For example, radium 226 has a half-life time 16-20 years and carbon 14 has a half life time 5730 years. इस तरह देखो आप शॉर्ट के साथ कुछ थोड़ा सा लिख देते हो ना एक्स्ट्रा, तो ज़्यादा अच्छे जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपकी कोई डेफिनेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो एग्जामिनर जो है वो उसको इग्नोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18.8. Is radioactivity is a spontaneous process? Elaborate your answer with the simple experiment. ठीक है, आपको पता है कि ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी है या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसमें से या ऐसे सब्सटेंसेस जो अनस्टेबल होते हैं उनमें से खुद ब खुद रेडिएशंस जो है वो निकलती रहती हैं। आंसर: यस, radioactivity is a spontaneous process because in this process radiations are emitted spontaneously by unstable nuclei called natural radioactivity. The elements which emit radiations naturally are called radioactive elements. This process first time discovered by Becquerel in 1896. ये आपके पास आ गया। ये सारा आपने अपनी बुक में जो है वो पढ़ा हुआ है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखने का तरीका बता रही। एक्सपेरिमेंट आ जाएगा आपके पास। एक्सपेरिमेंट में क्या है, द रेडियो एक्टिव सोर्स इज़ प्लेस्ड इनसाइड द लेड block. The radiations emitted from the source allow to pass through the magnetic field. These radiations split into 3 कंपोनेंट्स। देखिए जब आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर ही आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखें, ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आंसर आ गया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे दी और उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक्सप्लेन कर दी। अल्फ़ा पार्टिकल्स आ गए, बीटा पार्टिकल्स आ जाएंगे, गैमा रेज आ जाएंगी। अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स bend in opposite direction in magnetic field but gamma radiations does not change its direction। और उसके बाद आप अच्छी सी करके जो है वो नीट करके डायग्राम बना दोगे। देखें ये आपके पास एक जो है वो लेड का ब्लॉक है, उसके अंदर हमने क्या अपना रेडियो एक्टिव जो है वो सोर्स जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर हमने जो है हमारे पास ये फोटोग्राफिक जो है वो फिल्म है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर जो है वो अप्लाई की हुई है। ठीक है, और जो राइट साइड पे जो है आपके पास जो रेडिएशंस जो है वो राइट साइड पे बेंड कर रही हैं वो क्या हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं। जो लेफ़्ट साइड पे जो है वो बेंड कर रही हैं वो क्या है, आपके पास जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। और जो सीधी जा रही हैं वो आपको पता है कि क्या है, गैमा रेडिएशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18.9 है आपके पास आ गया। व्हाट इज़ मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, लिस्ट सम सोर्सेस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम जो है वो आया हुआ है। रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। और उसके बाद सोर्सेस, ये देखें आपके पास आ जाएगा, रॉक्स आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एयर आर द सोर्सेस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। देखें आपको मैं वही प्रेजेंट करने का तरीका बता रही हूँ कि जब आपने अपना क्वेश्चन लिख के आपने आंसर लिखना है तो आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट हुआ हो पेपर के ऊपर, तभी एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स देता है। फिर आपकी कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी होती है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 18.10 है। डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ रेडिएशंस रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, आपने शॉर्ट और आसान करके जो है वो इसको लिख देना है। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन। रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन hospitals. Number 1, radioiodine 131 can be used for the monitoring of thyroid functioning and used in treating
कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप इसको छोटा मज़ीद भी करके, लेकिन ये देखें आप प्रॉपर, आपका अगर लॉन्ग भी आ जाता है तो आपने इसको अच्छे तरीके से, ये हमने बता दिया कि डायग्नोस के लिए भी उसको यूज़ किया जा रहा है और ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो यूज़ किया जा रहा है। नंबर 2, फास्फोरस 32 इज़ यूज टू डायग्नोज द ब्रेन ट्यूमर एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लियोकीमिया। लियोकीमिया आपको पता है कि ब्लड कैंसर होता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये फास्फोरस 32 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन इंडस्ट्री और रिसर्च। ठीक है, इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट वेयर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। ये पहला आ गया। और दूसरा, ट्रेसर्स कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ लीकेज इन, क्या आ जाएगा, अंडरग्राउंड पाइप। यानी जो अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह होते हैं उनकी लोकेशन को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18.11 What are two common radiation hazards? Briefly describe the precautions that are taken against them. Some of the harmful, आंसर आपके पास आ जाएगा, some of the harmful effects on human beings due to large doses or prolonged small doses. फर्स्ट हैज़र्ड आपके पास आ जाएगा स्टेरिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, और दूसरी वाली आपके पास आ जाएगी लियोकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। उसके बाद जो है वो आपके पास प्रिकॉशंस आ जाती हैं टू मिनिमाइज़ द रेडिएशन डेंजर्स, यानी कि रेडिएशंस के ख़तरात को कम करने के लिए हम कौन कौन सी जो है हैज़र्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशंस डायरेक्टली, वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो सेफ्टी जो है वो प्रिकॉशंस, क्योंकि देखें हमें वैसे सामने से तो रेडिएशंस नज़र नहीं आती, तो हमें इसके लिए, इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर ही अपनाना पड़ेंगी। नंबर 1, द सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। नंबर 2, ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर। नंबर 3, नेवर पॉइंटेड अ रेडियो एक्टिव सोर्स टूवर्ड्स अ पर्सन। उसके बाद फोर्थ वाला आ जाएगा, फ्रिक्वेंट विजिट्स टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड। क्वेश्चन नंबर 18.12 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करने को कहा हुआ है। डज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फिशन और फ्यूजन? जस्टिफाई योर आंसर। अब आपके पास वही देखें रिएक्शन ही है, हमने क्या किया है, U23592 है, ठीक है। गिव्स अस में क्या आ जाएगी आपके पास 140 और 54 आ रहा है, प्लस क्या आ जाएगी, हमें पता है कि यूरेनियम है, इसने क्या करना है, ये देखें 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, एक पहला जो है वो एलिमेंट या सब्सटेंस आपके पास जो है वो बन रहा है, तो इसके पास जो है ये हमने वाई, इसका जो है वो सेकंड जो है वो एलिमेंट ले लिया है या सब्सटेंस ले लिया है, ये 93, 38 और प्लस 2 न्यूट्रॉन है। देखें अगर हम इसको 140 को और 2 न्यूट्रॉन को करें तो ये 142 बन जाता है। 142 को अगर हम 235 में से जो है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 98 बच जाएगा। और इसी तरह अगर हम 54 को 92 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 38 जो है वो आ जाता है। दिस प्रोसेस इज़ अ न्यूक्लियर फिशन। हमें पता है कि देखो एक हैवी न्यूक्लियस क्या कर रहा है, 2 छोटे न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है या बदल रहा है, तो ये वाला प्रोसेस क्या है, फिशन वाला है। The process is a nuclear fission because in this reaction large heavy nucleus is split up into small nuclei with neutrons. 18.13 question and nuclear fusion reaction is more reliable and sustainable source of energy than nuclear fission chain reaction. Justify this statement with plausible आर्गूमेंट्स। यानी कि उसने खुद ही बता दिया है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो ज़्यादा रिलायबल है एनर्जी का सोर्स किसके मुकाबले में, फिशन रिएक्शन के मुकाबले में। तो आपने अपने आंसर से जो है वो इसको प्रूव करना है कि ऐसा ही है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ मोर
reliable source of energy due to following reasons. Number 1, nuclear waste does not produce. Number 2, dangers of radiations are less than nuclear fission radiations. Number 3, small nuclei combine and heavy nuclei form with the evolution of large amount of heat. क्योंकि इसमें हम हीट ही को जो है वो क्या करते हैं, एमिट करवाते हैं, और वो उस हीट से जो है उस हीट को दूसरी एनर्जी में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है. नंबर 4, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी. आप देखें ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम जो है वो आया हुआ है, और कुछ भी नहीं, आप देखें आपने ऑलरेडी सारा लर्न किया हुआ है इसको. क्वेश्चन नंबर 18.14, a nitrogen nuclide N16 decays to become an oxygen nuclide by emitting an electron. Show this process with an equation. देखें सिर्फ आप लोगों ने इक्वेशन जो है वो लिखनी है. N16 हमने इसको गिव्स अस ऑक्सीजन 16 8 में बदल के, और प्लस क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो गया और एनर्जी आ गई. साथ में आपने बता दिया कि नाइट्रोजन जो है वो इसमें पेरेंट न्यूक्लियाई के तौर पर जो है वो एक्ट कर रही है, और ऑक्सीजन इसमें क्या कर रही है, जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई के तौर पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है. क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास आ जाता है 18.15, और ये लास्ट है. डिटरमाइन विच ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 18.15, डिटरमाइन विच ऑफ दीज रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस आर पॉसिबल. इसमें सिर्फ आपको डिके दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये डिके जो है वो पॉसिबल है या नहीं है. फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है प्लोनियम 21484 है, और गिव सर्च में भी प्लोनियम 21484 है, और प्लस जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं. आप देखें आपको भी पता है जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं तो उसके एटॉमिक मास में जो है वो 4 टाइम जो है वो एटॉमिक मास डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि यहाँ पे इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया. तो लिहाजा हम कह सकते हैं दिस डिके प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज polonium 21484 after decaying convert into polonium 21082 नॉट इंटू 21484. ठीक है, यानी कि उसका मैस नंबर जो था वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाना था, और 214 में से अगर हम 4 डिक्रीज़ कर देते तो 210 बचना था, और 84 में से 2 जो था वो उसको रिड्यूस कर देते तो आपके पास 82 जो है वो होना चाहिए था. बी पार्ट है इसका, आपके पास थोरियम दिया हुआ है, थोरियम को जो है वो रेडियम में बदला हुआ है, और प्लस अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं. आप देखें इसका जो एटॉमिक मास था वो 230 था तो 216 बन गया, यानी कि 4 इसमें से क्या हो गया है, कम हो गया है. 90 था तो 88 है, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर भी 2 टाइम क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, और प्लस अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो गया है. तो दिस रेडियो एक्टिव डिके इज़ पॉसिबल. उसके बाद सी पार्ट दिया हुआ है. सी पार्ट आपके पास PA 23391 है, और गिव्स अस में जो है वो यूरेनियम 23392 है. ठीक है, इसके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया, जबकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 टाइम इंक्रीज़ हो गया, और ये साथ में जो है वो बीटा पार्टिकल्स यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गया है, एमिट हो गया. तो ये भी पॉसिबल है. दिस रेडियो एक्टिव डिके इज़ ऑल्सो पॉसिबल. उसके बाद आपके पास डी पार्ट आ जाता है. डी पार्ट में जो है वो कार्बन दी हुई है 12 और 6 है, और गिव्स अस में नाइट्रोजन 14 7 है, प्लस जो है इसमें से भी जो है बीटा पार्टिकल्स जो है उसको जो है वो एमिट करवाया हुआ है. अब देखें इसका यहाँ पे 6 था, ये तो 7 हो गया कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 टाइम इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इसके एटॉमिक मास में जो है वो 2 इंक्रीज़ किया हुआ है, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ तो इस तरफ ये वाला डिके उस वक़्त जो है वो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे अगर हम जो है 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर दें, यहाँ पे ऐड कर दें, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल. आपने सारे रिव्यू क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जो है वो इसको लर्न कर लेना है, और साथ में आपको लिखने का भी जो है वो पैटर्न पता चल गया कि कैसे आप लोगों ने जो है अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. तो आपने रिव्यूज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.